गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि O2। ग्रीन हाउस गैस जो ऑक्सीजन है यानी कि O2 है, वह नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में CO2, CH4, NO2 ये सब आते हैं। जब इसमें प्रमुख गैस हो जाती है वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जलवाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4, ओजोन O3, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6। ये सब जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख गैस हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है वह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के दरम्यान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के दरम्यान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका मान घट जाएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी धावन सोडा जो है, धोवन सोडा, वह सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नीला थोथा कॉपर सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह जिप्सम से बनता है। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अस्थियों को जोड़ने में यानी कि चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा पारसेक। पारसेक जो है वह यानी कि बी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। पारसेक जो है इसका जो प्रयोग होता है पारसेक का, वह लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। पारसेक का प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। इनमें से किसके कारण धान की खेत में खैरा रोग हो जाता है धान की फसल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धान की फसल में खैरा रोग जस्ता या जिंक यानी कि Zn की कमी के कारण होता है। खैरा रोग, इस रोग में पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं तथा जड़ों का विकास बाधित हो जाता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। पौधों को इसकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। धान या चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक है। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड वर्णक पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाता है। यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रकाश तंत्र की प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यह प्रक्रिया यूकेरियोटिका कोशिकाओं में केंद्रक में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका मिलान करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको मिलान कीजिए, इसका सही सही इसको बताइए कौन सा किसका होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी 3 4 2 1। पहला हो जाएगा एसिटिक अम्ल, इसका सिरका हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का सिरका। फिर है सिट्रिक अम्ल, जिसका हो जाएगा संतरा, सिट्रिक अम्ल का संतरा। और फिर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, इसका हो जाएगा फटा हुआ दूध, लैक्टिक अम्ल फटा हुआ दूध। और फिर हो जाएगा फार्मिक अम्ल, जिसका हो जाएगा चींटी का डंक। आंसर सी हो जाएगा 3 4 2 1। आज का 9वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि भारी पानी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी है। भारी जल या भारी पानी की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसके संबंधों में समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी केंद्र तथा राज्यों के मध्य। सरकारी आयोग केंद्र राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित किया गया था। इस आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। आयोग ने 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाग 9 में। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, यानी कि राजस्थान से हुआ था। नागौर जो है वह राजस्थान में है। इसका प्रमुख उद्देश्य विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा सर्वप्रथम सिंधवी समिति के सिफारिश पर दी गई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि संसद। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। भारतीय संसद भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। मौलिक अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है।
भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी संसद से साधारण बहुमत द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 2 इसके अंतर्गत भारत की संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 इसके अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पछुआ उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पछुआ उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परमाणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राज्य वित्त आयोग है, इनमें से राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त का आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) तथा 243(22) में किया गया है। इसके अनुसार राज्य वित्त आयोग का उल्लेख गठन प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज और नगरपालिका के वित्तीय संबंध में सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उपबंध किया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। संवैधानिक शासन पद्धति में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट की निर्णय अंतिम होता है। यह भारत की संविधान एवं हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। वर्तमान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार बोबड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 526 है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर प्रोजेक्ट 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत के में कर्नाटक राज्य बाघों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, जहां पर 524 बाघ हैं। 526 मध्य प्रदेश में और 524 कर्नाटक में। बिहार में बाघों की संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निषेध अधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? भारत के राष्ट्रपति के निषेध अधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रुपए जारी किया गया है, इनमें से किसके द्वारा रुपए जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
सी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा रुपए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। नगरीय गरीबों के लिए स्वराज कार्यक्रम 1986, नेहरू रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा महिला समाख्या कार्यक्रम। महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित कार्यक्रम महिला समाख्या कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत वर्ष 1989 में की गई थी। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु शिक्षा है, जिसकी महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि हाशिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए प्रोफेसर एस.आर. हाशिम समिति गठित की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता प्रो एस.आर. हाशिम ने की थी, यानी प्रोफेसर एस.आर. हाशिम ने की थी। इस समिति ने रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रदान की। इस समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार से या 3 तरीकों से किया जाता था: आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी तथा पेशाजन कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है एवं वसूला भी जाता है। आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि से है या वृद्धि से था? भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि से था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 12वीं। भारत की 12वीं 5 वर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि से था। इस योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। इसकी लक्षित विकास दर 8% थी। इस क्वेश्चन है इसका, भारत में उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। भारत में उत्तरी छोर और दक्षिणी छोरों के बीच की दूरी क्या है, क्या अनुमानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बाल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बाल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें सभी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण। आज का 29वां क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि CWG। भूगोल बेता कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग CWG जलवायु विभाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, तामसिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तामसिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाने नदी। तामसिन जलप्रपात महाने नदी की धारा से बनी है। आज का 31वां क्वेश्चन है, प्रथम एसटीडी सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? प्रथम एसटीडी सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कानपुर तथा लखनऊ के मध्य। कानपुर तथा लखनऊ के बीच सर्वप्रथम एसटीडी सेवा मध्य आरंभ हुई थी, यानी कि कानपुर तथा लखनऊ के बीच। भारत में एसटीडी से नवंबर 1960 में प्रारंभ हुआ था। एसटीडी का पूरा नाम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है। ट्रंक कॉल सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 भागों में। पहला है आर्कियन क्रम, दूसरा धारवाड़ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सबसे अच्छा एक वर्गीय प्रकाश स्रोत है? इनमें से सबसे अच्छा एक वर्गीय प्रकाश स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेजर। आज का 34वां क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनमें से कौन कौन बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं, या फिर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी है, खिल्डिन, झरनी, करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आज का आखिरी सवाल है ये। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अन्नाईमुदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। इसकी ऊंचाई जो है वह 2695 मीटर है। यह केरल का इडुक्की ज़िला में स्थित है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का, यानी कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।